सातवीं विधानसभा में 2 वर्ष 20 और 21 कोरोना के कारण थोड़ा पीछे रहे हम लोग, लेकिन फिर भी बहुत उपलब्धियां हुई हैं जिनका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ। सातवीं विधानसभा में प्रश्नकाल के लिए 1095 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का पर्याप्त अवसर दिया गया। नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख के साथ 2 मामले उठाए गए और सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा मौका दिया गया। कुल 28 विधेयक पारित हुए। कुल 4 सरकारी संकल्प और 14 अन्य संकल्प भी पारित किए गए। कुल 13 प्रस्ताव पारित किए गए। 39 अल्पकालिक चर्चाएं हुई तथा 13 ध्यानाकर्षण के विषय उठाए गए। समितियों के क्षेत्र में भी सातवीं विधानसभा ने महत्वपूर्ण कार्य किया। विभिन्न समितियों की 19 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा स्वीकार की गई। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा होने और सीमित शक्तियों के बावजूद मैं समझता हूँ उल्लेखनीय कार्य किए गए। इस दौरान 2020-21 में कोरोना की कठिनाइयों को देखते हुए विधानसभा के कर्मचारियों के लिए विधानसभा परिसर में व्यापक स्तर पर कोविड टेस्ट के प्रबंध किए गए। 9/8/22 को कोरोना वॉरियर्स मेमोरियल का भी अनावरण किया गया। 25 जनवरी 2021 को विधानसभा में अशोक स्तंभ स्थापित किया गया। 3 जनवरी 2022 को जलियांवाला बाग और झांसी रानी की लक्ष्मीबाई के मॉरल्स का उद्घाटन किया गया। 9/8/2022 को ऐतिहासिक फांसी घर को रेनोवेट करने के बाद आम जनता के लिए खोल दिया गया। इसके अलावा शहीद स्मृति दीर्घा में जो पहले से 70 चित्र लगे हुए थे उनमें बढ़ोतरी हुई है। महाराजा सूरजमल, श्री मधुसूदन दयाल संपादक, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, श्री विजय सिंह पथिक, श्री धन सिंह गुजर और राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे महान हस्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंटिंग लगाई गई। 23 से 25 जनवरी 2023 के बीच में दूसरी दिल्ली युवा संसद का आयोजन किया गया। 6 और 7 दिसंबर 2024 को दिल्ली युवा संसद संवाद 2024 का भी आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपने विचार व्यक्त किए। समय समय पर कर्मचारियों के हितार्थ कार्यक्रमों के अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी पर एक प्रस्तुति और हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कई नए कार्य किए गए जिनकी सूची बहुत लंबी है और उन सबका विस्तृत उल्लेख कर पाना संभव नहीं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों को समान महत्व दिया। सदन के समय का अधिकतम सदुपयोग करना मैंने अपना मुख्य दायित्व समझा। मैं आप और सब मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभारी हूँ कि आपने मुझे इस दौरान पूर्ण सहयोग दिया। अंत में मैं पुनः आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यह आशा करता हूँ कि आपका सहयोग भविष्य में भी विधानसभा को इसी प्रकार मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आपने पूछना हो पूछ सकते हैं। सर, आपने 10 साल बहुत गंभीरता से बहुत अच्छे सदन चलाया और माना जाता है कि आम आदमी पार्टी को बहुत सक्सेस जो हाउस में मिला उसका बहुत बड़ा रोल आपका। लेकिन इस बार इलेक्शन ना लड़ना, अचानक एक दिन आपकी ऐसी चिट्ठी जिसमें आपका लेटर हेड नहीं, उस पर आपका रेजिग्नेशन और 2 घंटे के अंदर अंदर एक नए कैंडिडेट को चुन के और उसको पार्टी के अंदर वो करना, कैसे देखते हैं आप? क्या वो आपका वाकई व्यक्तिगत निर्णय था या किसी तरह का प्रेशर था आपके ऊपर? देखिए, मेरी आयु 77 वर्ष हो चुकी है। 5 जनवरी को 77 कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अब मैं 1 साल से पिछले परिवार, वाइफ, मेरी धर्मपत्नी, बच्चे अब चाहते थे कि चुनाव ना लड़े और मेरी भी कुछ इच्छा थी कि इस वर्ष 23 और 24 के दौरान मुझे 2 बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा अपोलो। लगभग 10 से 15 दिन तक मैं रहा और इस बार बहुत चुनाव लड़ लिए हैं। अब थोड़ा अध्यात्म की ओर बढ़ने, कुछ आत्मचिंतन हो जाए
तीसरा, मेरे समाज सेवा के बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हमारी लैब है महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान की, एम्बुलेंस चलती हैं। अभी एक और नया प्रोजेक्ट हम लेने जा रहे हैं, कांवड़ कैंप चलता है। तो ये एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको मुझे मॉरल अध्यात्म सपोर्ट मिलता है। अभी इवास हॉस्पिटल के सामने एक धर्मशाला बनाने जा रहे हैं, उनके लिए सबके लिए समय चाहिए। और व्यक्तिगत तक जहाँ तक मैं बात करूँ, ठीक है, राजनीति में मैं आया हूँ, राजनीति में रहा हूँ, और राजनीति से मैं अलग नहीं हो रहा। हाँ, चुनाव की राजनीति से अपने आप को अलग कर रहा हूँ। दूसरा, आपने कहा कि आपने प्लेन लेटर पर दिया, प्लेन कागज पर, और लेटर पैड पे नहीं दिया। मेरे जितने भी लेटर पैड हैं वो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के नाम पे, और विधानसभा का लेटर पैड इस कार्य के लिए इस्तेमाल करना उपयुक्त नहीं है। तीसरी बात, आपने पूछा आप पर कोई दबाव था, मुझ पर कोई किसी ढंग का दबाव नहीं था। मैंने केजरीवाल जी को अनेकों बार कहा, 3 बार कहा लगभग, मेरी इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, आपको कोई उपयुक्त उम्मीदवार मिले तो उस पर विचार करें, अन्यथा आप जैसा निर्णय करेंगे वैसा करें। अंतिम भी उन्होंने पूछा, मैंने उनको मना किया। तो कुल मिला के इस पर मैंने ठीक वास्तविकता जो आपके सामने रखी है। कयास बहुत लोग अपने आप लगाते हैं, मीडिया के बंधु भी लगाते हैं, उनका तो काम ही है कयास लगाना, लगाते हैं। मैंने क्लियर किया, आप पूछा, ये अच्छा लगा। और बताइए सर। इन दिनों जो सबसे ज्यादा आपके ऊपर नजर है वो सीएजी रिपोर्ट को लेके है। अभी 2 दिन पहले इस विपक्ष के सारे विधायक आपके पास मिलने आए थे, आपके दफ्तर में और धरने पे भी बैठे, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। इस मामले में लीगल पोजीशन क्या है? अभी आप इन चीजों को किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे हैं? क्या ऐसा भी कोई कानूनी प्रावधान है कि बिना सत्र बुलाए ही आप उन जो रिपोर्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करके और सदन के पटल पर रखा गया मान लिया जाए, जैसा आप कई सारे विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हम देखते हैं कि आप करते हैं कि उसे सवालों को पढ़ा हुआ मान लिया गया, या जो 280 की चीजें होती है। तो क्या इसमें भी ऐसा कोई लीगल प्रावधान है? किन किन चीजों को, किन किन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करते हैं? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं इसमें सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कैग की रिपोर्ट सत्र जब चल रहा होता है उसके दौरान सरकार की ओर से वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। सत्र अभी पूरा हुआ है दिसंबर में, उस वक्त कैग की रिपोर्ट नहीं रखी गई। अब विजेंद्र गुप्ता जी और उनके सभी विधायक कोर्ट गए हैं। इस वक्त की जो स्थिति है, और विषय सारा न्यायालय के विचाराधीन है, उसमें न्यायालय जो भी निर्णय लेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। तीसरी चीज, आपने कानूनी पहलू पूछा इसका। कानूनी पहलू ये ठीक है कि रिपोर्ट सीएजी की मैं पीएससी कमेटी को रेफर कर सकता हूँ, ये मान करके कि सदन पटल पर रखी गई। लेकिन जब विषय विचाराधीन है न्यायालय के, तो ये स्टेप लेना उचित नहीं। न्यायालय 9 तारीख को 4 दिन रह गए हैं, जो निर्णय लेगा उसके अनुसार काम करें। जहां तक धरना देने की बात है, अब ये विजेंद्र जी के लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने धरना दिया, मेरे चैम्बर में आके धरना दिया, और वो एलओपी हैं, मामला न्यायालय के विचाराधीन है। उस वक्त मुझ पर दबाव बनाना ये कहाँ तक उचित था, इनको अपने वकीलों से सलाह करनी चाहिए। मैं अगर न्यायालय में डाल दूं एक एप्लीकेशन तो मुझ पर उचित दबाव, अनुचित दबाव बनाया गया, मेरे चैम्बर में धरने पे बैठे मीडिया को लेकर,
ये अच्छी परंपरा नहीं है। और विजेंद्र जी क्यों ऐसा करते हैं, भटकाना हटते हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, अगर आप लोगों की कम एमएलए आते हैं तो क्या आप लोग इंडिया अलायंस में कांग्रेस का हाथ पकड़ के जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्या कांग्रेस को मिनिस्टर पद देगी? ये पार्टी से पूछिए, ये स्पीकर का क्वेश्चन नहीं। इस पर निर्णय पार्टी है। क्वेश्चन आज ना होने के लिए इस पूरे साल ऑलमोस्ट नहीं मिलेगी क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन हुए, मैंने बताया ना इतने क्वेश्चन हुए हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, कारण ये है उसको गहराई से समझते नहीं मीडिया के बंधु। मेरी प्रार्थना है उनसे, करवा उसको समझे। डीडीए पर कोई क्वेश्चन लगता है, ये लिख के आ जाता है डीडीए से कि दिल्ली सरकार के अधीन का विषय नहीं है, वो क्वेश्चन बैकआउट हो गए। विधायकों ने उन पर क्वेश्चन लगाना बंद कर दिया। कारण ये है कि दिल्ली सारा डेवलपमेंट डीडीए के अंडर है। फ्लैट बने या नहीं बने, उनकी क्वालिटी खराब है या नहीं है, डेमोलिश क्यों हो रहे हैं, लेट क्यों हो रहे हैं, लैंड एक्वायर में एक्वायर की जा रही है, उनके रेट कम क्यों हैं, अनेकों क्वेश्चन है। स्कूल बनाना है या हॉस्पिटल बनाना है, डीडीए लैंड क्यों नहीं दे रही। इनके क्वेश्चनों के जवाब नहीं आते। दूसरा, रिवेन्यू, उसके भी उत्तर नहीं आते, यही कह करके कि विभाग हमारे अंडर नहीं है। तीसरा, सर्विसेज, जब से 2023 में नया कानून आया, सर्विसेज एलजी साहब के पास चली। अब सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, वो टर्न डाउन हो जाता है, विभाग उत्तर नहीं देता। तो उसका कोई उत्तर नहीं मिलता, उससे भी विधायक थक गए। लॉ एंड ऑर्डर पर कोई क्वेश्चन लगता है दिल्ली में, अभी पिछले दिनों फायरिंग हुई, फिरौतियां मांगी गई, गैंगस्टर्स द्वारा कितने कांड किए गए, कहीं भी रेप होता है, उस पर क्वेश्चन ही लग सकता विधानसभा में। क्वेश्चन लगाते हैं तो उत्तर नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार का सब्जेक्ट नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण विषय है वो सारे पीछे छूट गए, उन पर कोई उत्तर नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन नहीं लगते। हालांकि इस बार 1095 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया। ये तो 5 साल का डेटा है ना। 5 साल में 2 साल खो दीजिए, 3 साल का डेटा मात्र। 20 और 21 में सेशन नहीं हुआ, तो 3 साल में 1095 प्रश्न लगना। इस साल में तो कोई क्वेश्चन आज नहीं हुआ। नहीं हुआ है प्रश्न, लगे शुरू में लगे। हाँ, हाँ, इस साल अप्रैल में लगे बजट सेशन में। और बजट सेशन में मुझे जहाँ तक ख्याल है लगे। वो रिटर्न में ही फॉर्मेट में थे और वैसे ही पेश कर दिए गए। वो मतलब सदन में पूछे या उनका रिप्लाई दिया गया। स्टार क्वेश्चन। सर, एक सवाल विपक्ष भी उठाता रहा है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है विशेष उल्लेख के मामले में, उसमें सत्ता पक्ष को तो मौका दिया जाता है, उनको नहीं दिया जाता। क्या आपके पास ऐसा कोई डेटा है कि आपने विपक्ष के इतने 280 और इतने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की, इसका कोई डेटा है? देखिए 280 जो है वो जो भी विधायक लगाएगा, सत्ता और विपक्ष का क्वेश्चन ही नहीं है। वो लॉट ऑफ ड्रा के माध्यम से जिसका भी आ गया, प्रेफरेंस के हिसाब से, जिसका 1 नंबर पर निकला 1 नंबर, 2 पर निकला 2, 3 पर निकला 3। और वहां विपक्ष का विधायक भी कोई ना कोई बैठता है जब लॉट ऑफ ड्रा होता है। ये कहना कि 280 में हमारे नहीं लगते, बेमानी।
हम लोग 10 लॉट ऑफ ड्रा से 20 निकालते हैं, लेकिन 10 हम 280 पहले लेते हैं, उसके बाद समय बचता है तो कई बार तो मैंने 17 तक लिए। उनमें इनके विधायकों की संख्या 8 है, उसके बावजूद भी इनके 20 में से 6 7 क्वेश्चन एक दिन में आए। 280 में कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। हाँ, स्टार क्वेश्चंस का ड्रॉ से होते हैं वो भी, और उसे ड्रॉ से हम 10 निकालते हैं, 20 ड्रॉ से 20 निकालते हैं सर। स्टार क्वेश्चन हम 20 निकालते हैं, ड्रॉ से निकालते हैं, और ड्रॉ के माध्यम से उसमें आता है। और ड्रॉ में फिर 20 निकालने के बाद जितने पढ़ दिए गए 3 4 5 से ऊपर जा नहीं पाते स्टार क्वेश्चन, क्यों उसमें सप्लीमेंट्री भी लगते हैं। उसके बाद उनको अनस्टार मान लिया जाता है, अनस्टार मान करके कंसर्न विभाग को भेजा जाता है, और जिनके उत्तर जाते हैं वो संबंधित विधायक को, जिनके उत्तर आ जाते हैं संबंधित विधायक को भेज देते हैं। उसमें ऐसा नहीं है। दूसरा आपने कहा अल्पकालिक चर्चा, रूल 55 में, इसमें मैक्सिमम एक बार में 2 ले सकते हैं, एक दिन में 2 ही ले सकते हैं ना जी, एक। हाँ, एक विषय पर चर्चा होती है बस, और उस एक विषय पर चर्चा के लिए कई बार तो दोनों विषय दोनों ओर से सेम विषय होते हैं, तो हम उसमें से ले लेते हैं। और दूसरी बात, जो विषय लिया जाता है उस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को बोलने का अवसर मिलता है, और दोनों उसमें अपनी बात रखते हैं। विषय ये नहीं है कि दिल्ली से संबंधित नहीं है, जो भी विषय रखे गए हैं वो दिल्ली से संबंधित होते हैं और दिल्ली की समस्याओं को लेकर के होते हैं। उसमें सत्ता और विपक्ष दोनों भाग लेते हैं।